बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, लास्ट क्लास में हमने आपको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तक समझा दिया था। आज की क्लास का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ बीन स्टडीड अंडर 2 ब्रॉड ब्रांचेस। देखिए, इकोनॉमिक्स की जो ब्रांचेस होती हैं ना, वो 2 होती हैं। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी भी कहते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ जो फाउंडर कहलाए जाते हैं किसके? माइक्रो इकोनॉमिक्स के फील्ड के। द टर्म माइक्रो हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड माइक्रो विच मीन्स स्मॉल। माइक्रो का मतलब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना, ग्रीक के वर्ड से हमें मिला है, जिसमें माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। अब जो कहता है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो डील करता है विद एनालिसिस ऑफ बिहेवियर एंड इकोनॉमिक एक्शंस ऑफ स्मॉल। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि स्मॉल या तो स्मॉल है या फिर इंडिविजुअल है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप या फिर इंडिविजुअल यूनिट से। द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट as it supply the foundation for most of our understanding of the functioning of an economy। एक इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना हमारे लिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है बच्चों, वो स्टडी करती है बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स की, या फिर इंडिविजुअल यूनिट्स की करती हैं या फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ यूनिट्स की करती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी होती है, किसी इकोनॉमी के जो अंदर हम इंडिविजुअल या फिर किसी ग्रुप, छोटे ग्रुप के ऊपर स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर के ऊपर स्टडी करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की कहा जाता है। अब हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। Microeconomics is that part of economic theory which studies the behavior of individual units of an economy। यहाँ बोला गया है जो माइक्रोइकोनॉमिक्स होता है ये इकोनॉमिक थ्योरी का एक ऐसा पार्ट है जो कि इंडिविजुअल यूनिट्स के, जो किसी इकोनॉमी का हिस्सा होता है, उनके ऊपर स्टडी करना ही माइक्रोइकोनॉमिक्स कहलाया जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, एग्जाम्पल है इंडिविजुअल की इनकम। अगर आप किसी इंडिविजुअल पर्सन की इनकम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आ जाएगा। अगर आप किसी इंडिविजुअल के आउटपुट या फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, किसी कमोडिटी का प्राइस, ठीक है, इट मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। आप किसी इंडिविजुअल इनकम के बारे में पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल आउटपुट के बारे में पढ़ रहे हैं, या किसी कमोडिटी के प्राइस के बारे में पढ़ रहे हैं, इनको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी के अंदर माना जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया इसका? एक हो गया इंडिविजुअल इनकम, ठीक है, इंडिविजुअल इनकम हो गया, और इंडिविजुअल आउटपुट भी हो गया। इसका मेन टूल्स जो होते हैं, इसके मेन टूल्स होते हैं हमारे डिमांड, इसके मेन टूल्स होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई। आगे बढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है बच्चों? द टर्म मैक्रो हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये भी ग्रीक वर्ड से मिला हमें मैक्रो। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ये इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर स्टडी करता
है। इट इज़ कंसर्न विद स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक लाइक इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एक्सेट्रा। ये जो स्टडी करता है इकोनॉमी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के ऊपर स्टडी करता है, जैसे कि महंगाई के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर। अब आप देख सकते हैं जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, ये सब बड़े पैमाने पर देखी जाती है। तो जो हम कोई बड़े पैमाने पर देख रहे हैं, एग्रीगेट्स पे देख रहे हैं, ठीक है, टोटल देख रहे हैं, उसी स्टडी को बोलते हैं, उस बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। Macroeconomics is that part of economic theory which study the behavior of aggregates of the economy as a whole. Macroeconomic एक ऐसा part of economic theory होता है जो किसकी स्टडी करता है? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स की। किसकी? बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स की। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें दे रखा है क्या? नेशनल इनकम। हमने अभी ऊपर देखा था कि हम किसी इंडिविजुअल इनकम के बारे में अगर पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन अगर हम पूरी की पूरी कंट्री की इनकम के बारे में कर रहे हैं, नेशनल इनकम के बारे में कर रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट होगा। एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट मीन जो टोटल आउटपुट हम देख रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन हमारा हो रहा है। एग्रीगेट कंजम्पशन यानी टोटल कंजम्पशन पूरे इंडिया का कितना हो रहा है। तो ये सब जो स्टडी होती हैं ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। इट्स मेन टूल्स आर एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। इनका जो मेन टूल्स होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो एग्रीगेट डिमांड होते हैं और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टूल्स होते हैं वो डिमांड और सप्लाई होते हैं, यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होते हैं। अब यहाँ पर एक सब टॉपिक आता है माइक्रो वर्सेस मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स द लेटर आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। जो माइक्रो के अंदर ये आई वर्ड आप देख रहे हैं, इस आई वर्ड से ये कहता है आई स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल। जो इंडिविजुअल की स्टडी बिहेवियर करता है, ठीक है, जो स्टडी करता है किसी इंडिविजुअल के बारे में, वो क्या होती है? माइक्रो। और जो मैक्रो के अंदर आप ए देख रहे हैं, ए का मतलब स्टैंड्स करता है एग्रीगेट्स के ऊपर। आई का मतलब क्या हो गया? माइक्रो में आई का मतलब हो गया इंडिविजुअल, मैक्रो में ए का मतलब क्या हो गया? एग्रीगेट्स। जो एग्रीगेट स्टडी कर रहा है, ठीक है, एग्रीगेट स्टडी कर रहा है, वो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम हमारी क्लास का इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों में डिफरेंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है आपसे आपके एग्जाम्स के अंदर कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी तरह से डिफरेंस समझ में आ भी गया तो आप क्या कर सकते हैं? आप बहुत अच्छी तरीके से इनकी डेफिनेशंस और इनके बारे में अच्छी तरह से, अगर पेपर में अगर आपको डिफरेंस आ गया तो डिफरेंस अगर आपको आ गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर सिर्फ पेपर में पूछा गया तो आप तब भी बता सकते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर इंडिविजुअली पूछा गया तब भी बता सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर ये जो डिफरेंस है ये हमारे आज की क्लास का टॉपिक नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन दी माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर हम जो डिफरेंस देखेंगे बच्चों वो देखेंगे बेसिस के ऊपर, किस आधार पर हम माइक्रो और मैक्रो के अंदर डिफरेंस कर रहे हैं। बेसिस है सबसे पहले मीनिंग देखेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। यहाँ पर जो हम स्टडी करते हैं वो किसकी बिहेवियर की करते हैं? इंडिविजुअल की करते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताया था मैंने डेफिनेशन के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो एग्रीगेट्स ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर करते हैं, स्टडी करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। टूल्स भी मैंने आपको बताया था डेफिनेशंस के अंदर कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई। कौन कौन से होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब होता है कि जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या डिमांड है, जो कस्टमर्स हैं उसकी क्या डिमांड रखते हैं, क्या चाहते हैं कि भाई उसकी डिमांड कितनी है, मार्केट में कितने लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ डिमांड। डिमांड का एक पर्टिकुलर चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम आपको डिटेल में डिमांड के बारे में अच्छी तरह से समझाएंगे। सिमिलरली सप्लाई के बारे में, सप्लाई भी एक आगे एक पूरा प्रॉपर चैप्टर आएगा, वहाँ पर हम आपको बताएंगे।
सप्लाई क्या होती है? वैसे अगर आपको छोटे तरीके में समझना है तो सप्लाई का मतलब होता है कि जितनी कस्टमर्स मांग रहे हैं क्या उतनी ही जो सप्लायर है वो उसकी सप्लाई कर पा रहा है, उसके जो मार्केट में बेच पा रहा है या नहीं बेच पा रहा, तो दैट इज कॉल्ड अ सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो टूल्स होते हैं वो होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो टूल्स होते हैं वो होते हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ओके, अब हम देखेंगे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? इट एम्स टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि किसी कमोडिटी का, किसी वस्तु का प्राइस डिटरमाइन करना, उसका ये एम होता है। या फिर और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के फैक्टर्स के बारे में पता करना, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये एम करता है किसको डिटरमाइन करने में? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये किसको डिटरमाइन करने के लिए एम करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। वहाँ पर हम किसी वस्तु के प्राइस के बारे में डिटरमाइन कर रहे थे वैल्यू, यहाँ पर हम इनकम और एम्प्लॉयमेंट लेवल के किसी पूरी इकोनॉमी, ठीक है ना, पूरी इकोनॉमी मतलब है पूरी कंट्री के स्टडी कर रहे हैं। नाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। इट इन्वॉल्व्स लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर एक लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट डिमांड इज डिराइव्ड। अगर आपको मार्केट डिमांड पता करनी है कि भाई मार्केट में किसी वस्तु की जो डिमांड है, किसी कमोडिटी की जो डिमांड है, वो कैसे पता करेंगे? बाय एग्रीगेटिंग इंडिविजुअल डिमांड ऑफ द ऑल द बायर्स इन द पर्टिकुलर मार्केट। आप सभी मार्केट के इंडिविजुअल पर्सन्स की डिमांड को ऐड कर लीजिए, सम कर लीजिए, तो आपको मार्केट डिमांड पता चल जाएगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्रीगेशन होता है, जो टोटल होता है, उसकी जो डिग्री है वो एक लिमिटेड है, वो सीमित है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में इट इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री। यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ऑफ एग्रीगेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीगेट डिमांड इज डिराइव्ड फॉर द एंटायर इकोनॉमी। एग्रीगेट डिमांड जो हम डिराइव करते हैं वो किसके लिए करते हैं? पूरी एंटायर इकोनॉमी के लिए करते हैं, पूरी कंट्री के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि माइक्रो में हम ज़्यादातर इंडिविजुअल से मार्केट पर कंसीडर कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, और मैक्रो के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमें हाईएस्ट डिग्री मिलती है क्योंकि हम पूरी इकोनॉमी के बारे में वहाँ पर एग्रीगेशन करते हैं। नाउ बेसिक अजम्पशंस का मतलब होता है कि कौन कौन से बेसिक मान्यताएं होनी चाहिए अजम्पशंस की। ठीक है, देखते हैं। इट एज्यूम्स ऑल द मैक्रो वेरिएबल्स टू बी कांस्टेंट। यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स कहता है कि यहाँ पर हम ये एज्यूम करेंगे कि जितने भी मैक्रो के वेरिएबल्स होंगे, जो भी मैक्रो के वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट रहेंगे। दैट इज कांस्टेंट मीन्स मतलब चेंजेबल ना हो। ठीक है, कांस्टेंट मीन्स चेंज ना हो। दैट इज इट एज्यूम दैट नेशनल इनकम, कंजम्पशन, सेविंग एक्सेट्रा आर द कांस्टेंट। नेशनल इनकम, कंजम्पशंस, ठीक है, नेशनल इनकम, नेशनल कंजम्पशन, नेशनल सेविंग्स, ये सब कैसे रहे? ये सब कांस्टेंट ही रहे, इनमें चेंजेस ना आए, तभी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स को सही वैल्यू में निकाल पाएंगे। सिमिलरली मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बोलती है वो कहती है कि यहाँ पर माइक्रो वेरिएबल्स कैसे होने चाहिए? यहाँ पर एक कांस्टेंट रहने चाहिए। लाइक डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है, प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट, किसी इंडिविजुअल प्रोडक्ट का प्राइस एक्सेट्रा आर टू बी कांस्टेंट। ये सब कैसे होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। अदर नेम्स क्या हैं बच्चों? नाम आपको अदर नेम ज़रूर याद होने चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नाम होता है प्राइस थ्योरी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अदर नाम होता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के? ये होते हैं इंडिविजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल आउटपुट। इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर पर्सन की इनकम, किसी पर्टिकुलर पर्सन का आउटपुट कितना है। और यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है?
इंडिविजुअल इनकम यहाँ पर हो गई, इंडिविजुअल आउटपुट हो गया, और यहाँ पर नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट हो गया। ओके, चलिए अब हमारा डिफरेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 7 बेसिस हमने देखे थे यहाँ पर। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं इस चैप्टर को। इंटरडिपेंडेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। कहते हैं ये एक दूसरे के ऊपर कैसे हैं, इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स इज अ सिंगल सब्जेक्ट एंड द एनालिसिस ऑफ एन इकोनॉमिक कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू watertight compartment. It means microeconomics and macroeconomics are not independent. कहता है कि माइक्रो और मैक्रो ये दोनों इंडिपेंडेंट नहीं होते, अलग अलग नहीं होते एक दूसरे से, एंड देयर इज मच कॉमन ग्राउंड बिटवीन द टू, और इन दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन भी होती हैं। इट मीन्स बोथ द माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। लेट अस इलैबोरेट देयर इंटरडिपेंडेंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से कैसे होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर, और मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर। कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड ऑन मैक्रो। लॉ ऑफ डिमांड केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप यानी कि एग्रीगेट ऑफ पीपल। जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड आप डिमांड चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। वो जो हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है वो जब एग्जिस्टेंस में आता है जब हम एनालिसिस करते हैं किसके ऊपर, किसी ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप ऑफ पीपल आ गया तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कहीं ना कहीं से मिलता है ना, कहीं ना कहीं हिस्सा है ना, कहाँ पर, मैक्रो के अंदर। सिमिलरली प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। जो किसी कमोडिटी का प्राइस होता है वो इन्फ्लुएंस हो जाता है किसके थ्रू, बाय द जनरल प्राइस लेवल प्रिवेलिंग इन द इकोनॉमी। अब अगर प्राइस लेवल इकोनॉमी के अंदर कुछ चेंज होगा तो कॉमन सी बात है किसी कमोडिटी के प्राइस में भी चेंज आ सकता है। तो इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमी तो पूरे की पूरी मैक्रो में आ जाती है ना, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कह रहा है कि डिपेंड होता है किस पर, मैक्रो पर। अब यहाँ पर हम देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है तो नेशनल इनकम क्या होती है, जब हम सब पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन्स की इनकम को सम कर देते हैं तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। तो इट मीन्स अगर हमारे पास इंडिविजुअल इनकम ही नहीं होगी तो हम नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे। इसलिए क्या कहा जा रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो डिपेंड होता है किसके ऊपर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। एग्रीगेट डिमांड ऑन डिमांड ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड ऑफ द इकोनॉमी। ऐसे ही एग्रीगेट डिमांड जो होती है, या एग्रीगेट डिमांड भी कैसे पता चलेगी, जब तक हमारे पास इंडिविजुअल डिमांड नहीं होगी सबकी, उनको सम करके हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। अब यहाँ पर हम एक सब टॉपिक और पढ़ रहे हैं, कह रहा है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस। अब माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्सिस का मतलब देखो, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है। पैराडॉक्स एक सिचुएशन होती है या एक स्टेटमेंट होती है विथ 2 और मोर पार्ट्स, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स होते हैं, दैट सीम स्ट्रेंज और इम्पॉसिबल टुगेदर। या तो फिर स्ट्रेंज हो जाते हैं या फिर दोनों इम्पॉसिबल होते हैं जब एक साथ होते हैं। तो पैराडॉक्स इज सीमिंगली एब्सर्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, दो ऑफन अ ट्रू स्टेटमेंट। समटाइम्स देयर आर पैराडॉक्सेस सीन इन माइक्रो एंड मैक्रो एक्टिविटीज। माइक्रो और मैक्रो एक्टिविटीज में कुछ पैराडॉक्सेस देखने को मिलता है। इट मीन्स एन एक्ट विच इज बेनिफिशियल फॉर एन इंडिविजुअल। अगर कोई एक्ट बेनिफिशियल होता है किसी इंडिविजुअल के लिए, मे प्रूव टू बी हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी एज अ होल।
ज़रूरी नहीं है जो कोई चीज़ बेनिफिट करता है एक इंडिविजुअल के लिए वो बेनिफिट करे पूरे की पूरी इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, इफ़ एन इंडिविजुअल सेव्स हिज फैमिली, इफ़ एन इंडिविजुअल सेव्स मतलब अगर एक इंडिविजुअल सेविंग करता है, ठीक है, हिज फैमिली विल बी बेनिफिटेड, उसकी फैमिली को क्या होता है भाई बेनिफिट मिलेगा, भाई आगे वो कहीं ज़रूरत की चीज़ों पर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर वो कोई इंडिविजुअल क्या करता है सेविंग करता है। बट इफ़ द होल इकोनॉमी स्टार्ट सेविंग, अगर पूरी की पूरी इकोनॉमी पूरी कंट्री ही क्या करने लग जाए सेविंग करने लग जाए, ठीक है, सबके सब लोग क्या कर रहे हैं सेविंग कर रहे हैं, ठीक है, और फालतू का खर्चा मतलब एक्सपेंडिचर करना बंद कर दिया उन लोगों ने, मतलब खर्चा करना बंद कर दिया उन लोगों ने, बस कंजम्पशन पे अपना खर्चा कर रहे हैं, जो उनको बेसिक नीड है उस पर कर रहे हैं और बाकी चीज़ों पर एकदम ही क्या हुआ कि खर्चा करना बंद कर दिया, सेविंग ज़्यादा कर रहे हैं। इट विल रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, एज अ रिजल्ट द होल इकोनॉमी विल सफ़र। इसका रिजल्ट क्या होगा कि पूरी इकोनॉमी सफ़र करेगी। कैसे कि भाई देखो, अगर एक इंडिविजुअल सेव करता है ना तो इट इज़ ओके, लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी सेव करेगी तो ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा पूरी इकोनॉमी के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम खर्चा करते हैं तो उसका कुछ हिस्सा जीएसटी में जाता है, टैक्स जाता है किसको? सरकार को, ठीक है। अब उस टैक्स से क्या होता है, सरकार बिल्डिंग्स बनाती है, रोड्स का कंस्ट्रक्शंस करती है, अदर सोशल एक्टिविटीज़ करती है, सोशल वेलफेयर करती है। अगर उनको टैक्स ही नहीं मिलेगा, अगर लोग खरीदना ही बंद कर देंगे, ठीक है, सामानों को, और अपने बस पैसों को सेव करने लग जाएंगे, तो यहाँ पर टैक्स की जो कलेक्शन होगा वो भी कम होगा, जिससे हम देख सकते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी तो वहीं से मिलेगी ना, फिर तो जो हम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच सकते हैं कि अगर कोई खर्चा ही ना करे, बस पैसों को सेव करे, तो पैसों को तो फ्लो ही नहीं होगा ना, पैसों का फ्लो होना भी तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स में कहा जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए तो ये सेविंग करना बेनिफिशियल है, लेकिन पूरी की पूरी इकोनॉमी के लिए ये ज़रूरी बेनिफिशियल नहीं हो सकता, उन्हें सफ़र करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हमारे दिमाग में कभी कभार एक क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं। बोथ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स हैव अ प्लेस ऑफ देयर ओन एंड नन ऑफ देम कैन डिस्पेंस्ड विद। ये दोनों के दोनों अपनी जगह पर एकदम अपनी जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, इनकी अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स concentrate on the working of the individual components and macroeconomics studies the economy in the general। Microeconomics जो होता है वो individual components के ऊपर स्टडी करता है, वहीं macroeconomics स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी की जनरल के अंदर। While the former is concerned with structure of the aggregate, the latter is concerned with the aggregate themselves. So both the approaches are supplementary to each other. The superiority of one approach over the other cannot be claimed। देखो कंक्लूजन जो निकला गया ना वो यही कहा गया है कि कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है, ना माइक्रो मैक्रो से बड़ा है ना मैक्रो माइक्रो से बड़ा है। ये दोनों मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, तो दोनों में से एक सुपीरियर होना कहना बहुत मुश्किल है। ये दोनों की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, कोई भी एक दूसरे से ऊपर सुपीरियर नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट, माइक्रो या मैक्रो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों में से दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स फेल टू स्टडी द एग्रीगेट ऑफ अ इकोनॉमी एज अ होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना वो पूरी इकोनॉमी की स्टडी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पे काम करता है। एज अ रिजल्ट देयर वाज अ नीड फॉर अ सेपरेट थ्योरी विच कुड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। अब इसके लिए हमें एक और नई थ्योरी की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स होगी। मैक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ एन इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस।
जब हमने देखा कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी एग्रीगेट की थ्योरी पर काम नहीं करता, पूरी इकोनॉमिक पर स्टडी नहीं कर सकता, तो उसको हेल्प करने के लिए कौन आया, उसके हेल्प करने के लिए आया मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का वो है बच्चों टॉपिक नंबर 3, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है? ठीक है, मतलब मेन प्रॉब्लम मान लो आप, सेंट्रल प्रॉब्लम मीन मेन प्रॉब्लम मान लो एक इकोनॉमी की क्या होती है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द लाइफ। बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्शन करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्पोजिशन करना गुड्स और सर्विसेज का, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं एक लाइफ की। ठीक है, in the course of these activities every society has to face scarcity of resources। सभी सोसाइटी को स्कार्सिटी फेस करनी पड़ती है। स्कार्सिटी क्या होती है वो मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था इसी चैप्टर के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस स्कार्सिटी एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ टू एलोकेट द स्कार्स रिसोर्सेज। अब बात तो यही आती है ना कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स हो गए, मतलब वो ख़त्म हो सकते हैं अगर हम उन्हें अच्छी तरह से यूज़ ना करें। तो बात यही आती है कि किस तरीके से हम उनका बंटवारा करें, उनको एलोकेट करें उन स्कार्स रिसोर्सेज को। इट लीड्स टू फॉलोइंग सेंट्रल प्रॉब्लम दैट आर फेस्ड बाय द एवरी इकोनॉमी। सभी इकोनॉमी कुछ सेंट्रल प्रॉब्लम्स को फेस करती है, जो कि है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए बनाए। These problems are called central problem because these are the most basic problem of an economy। ये इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, कि भाई क्या बनाए, क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें, और ठीक है, और कैसे बनाए। ऑल अदर प्रॉब्लम्स रिवॉल्व अराउंड दैम। सभी प्रॉब्लम इनके इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। अब यहाँ पर कहा गया था कि ये जो तीनों प्रॉब्लम होती है स्टडी की जाती हैं अंडर द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्कार्स रिसोर्सेज इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। देखो, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरीके से बांटा जाए ताकि मैक्सिमम लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। ठीक है, एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू द अनलिमिटेड वांट। हम जानते हैं कि रिसोर्सेज हैं लिमिटेड, लेकिन वांट कैसी है? अनलिमिटेड। इच्छा तो खत्म ही नहीं होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इकोनोमाइज देयर यूज एंड यूटिलाइज दैम इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर। द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज स्टडीड अंडर 3 हेड्स: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस से। व्हाट टू प्रोड्यूस मीन्स दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। इस प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व क्या होता है कि ये सिलेक्शन करना, ये चूज करना, ये चुनना कि कौन से गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ज़्यादा जो शुगर अगर हमें बनाना है तो हम जब ही बना सकते हैं जब हमें कोई दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ सिविल गुड्स। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉर गुड्स बनाने हैं जो वॉर के टाइम पर ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, तो हमें सिविल गुड्स की जो प्रोडक्शन है उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कैसे होते हैं बच्चों? वो हमारे पास होते हैं स्कार्स, मतलब कम ही मात्रा में होते हैं। So on the basis of the importance of various goods, an economy has to decide which goods should be produced and in what quantity।
कि कौन से गुड्स को कितनी मात्रा में बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए और कितनी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाए। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट गुड्स। द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस हैज़ टू एस्पेक्ट्स। इसके भी दो एस्पेक्ट्स होते हैं। व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू प्रोड्यूस, एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड विच कंज्यूमर गुड्स, राइस, व्हीट, क्लॉथ। अब देखो बच्चों, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स होते हैं राइस, wheat, cloths, etc. and which of the capital goods। अब कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? मशीनरी, क्योंकि जिनसे हमारी कैपिटल इंप्रूव होती है, कैपिटल बढ़ती है। मशीनरी आपने खरीदेंगे तो आप उससे और प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए मशीनरी को एक कैपिटल गुड कहा जाता है। मशीनरी, इक्विपमेंट एक्सेट्रा आर टू बी प्रोड्यूस। इन द सेम वे इकोनॉमी हैज़ टू मेक अ चॉइस बिटवीन द सिविल गुड्स एंड द वॉर गुड्स। तो मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन से गुड्स हमें मैन्युफैक्चर करने हैं, वॉर गुड्स या फिर सिविल गुड्स। नाउ हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना हमें बनाना है उस गुड्स को। अब ये तो सिलेक्ट कर लिया हमने कि कौन से गुड्स बनाने हैं, अब हमें ये सिलेक्ट करना है कि कितनी मात्रा में इनको बनाना है। After deciding the goods to be produced, economy has to decide the quantity of each commodity that is selected, कि कितनी मात्रा में इस गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है। इट इन्वॉल्व्स अ डिसीजन रिगार्डिंग द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस, कि कितनी मात्रा में कोई प्रोड्यूस किया जाएगा गुड्स को, ऑफ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स, सिविल एंड वॉर गुड्स एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस, यानी कि किस तरीके से हम जो हमने उन गुड्स को सिलेक्शन किया है कि भाई कौन से गुड्स हम अब प्रोड्यूस करने वाले हैं। अब हम कहेंगे कि किस तरह से, कौन से माध्यम से हम इन गुड्स को प्रोड्यूस करें। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें जो आती है टेक्निक, कि किस टेक्निक से हम गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करें। देखिए, जनरली टेक्निक्स आर क्लासिफाइड एज लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब देखो बच्चों, हम इतना डिटेल में जो ये चैप्टर पढ़ते हैं वो हम क्यों पढ़ते हैं? वो हम इसलिए पढ़ते हैं कि क्योंकि जो छोटे छोटे पॉइंट्स हमसे छूट जाते हैं, अगर हम इनको सिर्फ ऊपर से पढ़ें और इनकी डिटेल की अंदर की थ्योरी पे फोकस ना करें ना, तो हमसे ना कुछ क्वेश्चंस, कुछ पॉइंट्स ऐसे छूट सकते हैं कि हम किस तरीके से बता नहीं पाएंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं अब एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक है। तो एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो क्वेश्चंस आपके ओवरऑल चैप्टर में से कहीं से भी बीच में से पूछे जा सकते हैं, पूरे चैप्टर में कहीं से भी पूछ सकते हैं। तो बात यही आती है कि अगर आपको एमसीक्यूज़ के क्वेश्चंस का आंसर देना है तो आपको ना डिटेल एजुकेशन पता होनी चाहिए उस चैप्टर की, कि क्योंकि कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा होता हूँ कि कोई भी पॉइंट छूट ना जाए हमसे, जिससे आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम आए। ज़्यादा पढ़ लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम पढ़ेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में कुछ भी पूछ लेगा तो आप बता सकते हो। लेकिन अगर आप कम पढ़ोगे, आप उसके बारे में कुछ थोड़ा ही पढ़ के जा रहे हो, एक चैप्टर में 10 टॉपिक है, ठीक है। अगर आपने ऊपर से सिर्फ पढ़े हैं और उसके अंदर के जो सब टॉपिक्स होते हैं उन पर फोकस नहीं किया, तो उसके बारे में अगर पेपर में पूछ ले जाएगा तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि आपने उसके बारे में कभी पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए जब भी आपके पास टाइम है तो प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़िए, डिटेल में पढ़िए, क्योंकि देखो बुक में कोई भी चीज़ दे रखी है तो फालतू नहीं दे रखी होती, सब चीज़ की कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होती है, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है। तो इसलिए सब चीज़ पर फोकस कीजिए और सब चीज़ को ध्यान से पढ़िए, तो आपके लिए ही बेटर रहेगा। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। हाउ टू प्रोड्यूस में जो टेक्निक्स होती हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि गुड्स को बनाने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं। अब दो तरह की टेक्निक्स होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
लेबर इंटेंसिव टेक्निक के अंदर हम ज़्यादा लेबर और लेस कैपिटल यूज़ करते हैं। मतलब लेबर इंटेंसिव नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लेबर इंटेंसिव है, लेबर पर ज़्यादा फोकस रहेगा, लेबर ज़्यादा होगी और मशीनें यानी कैपिटल्स कम होंगी। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में मोर कैपिटल होगी, मशीनें ज़्यादा होंगी और लेबर्स कम होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर हमें दे रखा है टेक्सटाइल कैन बी प्रोड्यूस आइदर विद अ लॉट ऑफ लेबर एंड अ लिटिल कैपिटल और विद लेस लेबर एंड मोर कैपिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर एंड देयर रिलेटिव प्राइसेस हेल्प इन डिटरमाइनिंग टेक्निक टू बी यूज्ड। अब जो फैक्टर्स होते हैं जो अवेलेबल होते हैं उसी की वजह से हम उनके एंड देयर रिलेटिव प्राइस, उनके प्राइसेस से हम हेल्प कर सकते हैं ये डिटरमाइन करने में कि कौन सी टेक्निक यूज्ड हुई है। The selection is made with a view to achieve the objective of raising the standard of living of people and to provide employment to everyone. For example, in India, labor-intensive techniques is preferred due to abundance of labor. अब जो इंडिया में है ना ज़्यादातर लेबर इंटेंसिव टेक्निक के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि यहाँ पर ना लेबर्स की जो एबंडेंस है इनकी बहुत ज़्यादा भरमार है। ठीक है, वेयर एज कंट्री लाइक USA, इंग्लैंड एक्सेट्रा प्रीफेयर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ लेबर एंड एबंडेंस ऑफ कैपिटल। वहाँ पर लेबर कम है और कैपिटल ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। दिस प्रॉब्लम रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ जाती है वो जाता है कि किस तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन करें गुड्स का, प्रोड्यूस्ड गुड्स का और सर्विसेज का अमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर जितने भी लोग हैं हमारे, दैट इज सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल। ये सिलेक्शन करना कि किनको हम ये गुड्स बांटेंगे, हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर। मतलब गुड्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं किनके लिए बना रहे हैं, ज़्यादा अमीर वालों के लिए, ठीक है, गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच एंड लेस पुअर। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट आ जाता है कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे गुड्स का। द प्रॉब्लम कैन बी कैटेगराइज अंडर टू मेन हेड, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। It means how national income of an economy is distributed among different group of people. Personal distribution में क्या होता है कि it means how national income, किस तरीके से national income जो किसी इकोनॉमी की होती है उसे distributed किया जाएगा among different group of people के अंदर। Functional distribution it involves deciding the share of different factor of production. Different factors of productions इज द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री, पूरी नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री के अंदर। तो भाई देखिए यही हमारे 3 सेंट्रल प्रॉब्लम होती है किसी इकोनॉमी की, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की क्लास का टॉपिक नंबर 4, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बहुत ज़रूरी है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में समझना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। As resources are scarce, the society is always forced to make choices. अब हमें पता है कि जो रिसोर्सेज होते हैं ना बच्चों वो कैसे होते हैं, स्कार्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें ना फोर्स किया जाता है कि हमें चूज करना है, ठीक है, चॉइसेस करनी है हमको। टू प्रोड्यूस मोर ऑफ वन गुड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ अदर गुड्स हैज़ टू बी सेक्रीफाइस। एक गुड्स को पाने के लिए दूसरे गुड्स का हमें क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। द ट्रू कॉस्ट ऑफ यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्स इन एनी गिवन प्रोजेक्ट इज द लॉस ऑफ द ऑल्टरनेटिव आउटपुट विच दे माइट हैव प्रोड्यूस्ड। फॉर एग्जाम्पल, if we use a certain amount of land, labor and capital to build a factory, अगर हम एक अमाउंट यूज़ करेंगे इसका लैंड लेबर और कैपिटल का फैक्ट्री बनाने के लिए, then the economic cost यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ द फैक्ट्री might be the houses। फैक्ट्री अगर हम बना रहे हैं तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो सकती है, might be the houses which these resources could have produced, जिसके अंदर हम रिसोर्सेज बना सकते थे। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से समझा रखा है, डेफिनेशन भी दे रखी है
यहाँ से हमारा मेन स्टार्ट हो जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हैंस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक ऐसी कॉस्ट होती है जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक। अगर आप एक बैंक में काम कर रहे हैं और आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। अब ऊपर वाला एग्जाम्पल अगर आपको समझ नहीं आया था ना, ये हाउस वाला और फैक्ट्री वाला, तो इस एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर आप बैंक में काम करते हो और आपकी सैलरी कितनी है 40,000 पर मंथ है। फर्दर सपोज यू रिसीव 2 मोर जॉब ऑफर, आपको 2 जॉब ऑफर और मिल गए। 30,000 पर मंथ मिली है आपको एक वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव की, और टू बिकम अ जर्नलिस्ट एट 35,000 पर मंथ। अभी आपकी जॉब कितनी है, कितनी रुपये की सैलरी है आपकी 40,000, और आपको 2 जॉब ऑफर मिले, एक 30,000 का और एक 35,000 का पर मंथ का जर्नलिस्ट का। अब देखिए इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कहता है इन द गिवन केस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ वर्किंग इन द बैंक में करने वाली जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, दैट इज 35,000। तो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास, देखो बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है बैंक के बाद, आपके पास नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव है जर्नलिस्ट की जॉब, जो कि 35,000 रुपीज़ वाली है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ही होता है, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन मोर ऑफ एनी वन गुड। जो अमाउंट हम किसी दूसरे एक गुड्स को सेक्रीफाइस करें दूसरे गुड्स को प्राप्त करने के लिए, इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है। सपोज यू हैव 20,000 एंड यू वांट टू परचेज 1 लैपटॉप एंड अ LED TV विथ 20,000 ओनली इन हैंड, यू कैन नॉट हैव बोथ। आपके पास 20,000 है, या तो आप एक लैपटॉप लेंगे या फिर LED लेंगे, ठीक है। 20,000 रुपये हैं आपके पास। यू कैन आइदर बाई लैपटॉप और LED TV इफ़ यू डिसाइड टू परचेज लैपटॉप। अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको लैपटॉप खरीदना है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो आपकी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग द लैपटॉप इज द कॉस्ट ऑफ द फॉरगॉन satisfaction from the LED TV. This example clearly demonstrates a fundamental economic condition as our resources are limited. Resources कैसे हैं, limited है. We are always forced to make choice between alternate commodities. तो हमें यहाँ पे फोर्स किया जाता है कि हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव को ही चूज करना होता है। तो आज की क्लास में हमने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक पूरा डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से स्टार्ट करवा देंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बहुत इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़ना आप लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।